आपका यहाँ आना, मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आप आए, आपका यहाँ आना यूनिवर्स ने ऑलरेडी तय कर रखा था कि आप इस दिन इस वक्त आ करके टैरो रीडिंग अपना। अगर आप टैरो को टेस्टिंग पर डालते हो तो रीडर का भी बुरा और जो करवा रहा है उसका। टैरो एक बहुत बड़ी एनर्जी है, ये रीडिंग करना कोई एक मजाक नहीं है। ये रीडिंग करते तो आप जो रीडर होता है उसकी भी एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट होती है कि जो नंबर्स है हम लोगों की लाइफ में, नंबर्स की बहुत इम्पोर्टेंस है और ये 1 to 9 जो नंबर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसको कभी भी आपकी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपको जो परिवार मिला है, आपकी लाइफ में जो सक्सेस हैं, जो फेलियर्स हैं, या जो भी आपकी लाइफ में जो खुशियां हैं या जो चुनौतियां हैं, इट इज़ ऑल फॉर यू। आप इनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये इसलिए है क्योंकि आपको अपना कर्मा जीना है। अपने दिमाग को, अपने आप को इतनी क्लैरिटी में लेकर के आइए कि आप इनको फेस कर सकें। आप इनसे अगर भागेंगे, इन प्रॉब्लम से अगर आप भागेंगे तो प्रॉब्लम्स का जो टैरो है वो आपको चूज करता है, आप टैरो को चूज नहीं कर सकते हैं। 78 कार्ड्स है, वो सबके लिए कैसे जो है सही हो सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। ये सारा जो वो है खेल, ये एनर्जीज का है। अगर हम वास्तव में देखें, आप सेम क्वेश्चन, सेम सिचुएशन के लिए 90 डेज तक कार्ड नहीं निकालते। बहुत ज्यादा। तो टैरो कार्ड और आध्यात्मिकता, ये दोनों का क्या रिलेशन है? बहुत बड़ा रिलेशन है, बहुत गहरा रिलेशन है। देखिए, नमस्ते और स्वागत है आपका सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया के एक नए पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे एक अमेजिंग टॉपिक, टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। जब भी हम टैरो कार्ड की बातें करते हैं तो 78 डेक हमारे सामने आ जाते हैं। फिर हमें लगता है क्या है ये, क्या ये ताश के पत्ते हैं, या फिर इसमें ये जो इमेज बनी हुई है, कोई कैसी इन सारे इमेज को देख के हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, हमारे मन में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उसके बारे में जान सकता है, और हमारे मनी, करियर, रिलेशनशिप और भी न जाने कितने तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सोशल मीडिया पर टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड कितने सारे रील्स और वीडियोस हमें देखने को मिलते हैं। तो फिर हमें समझ में नहीं आता है क्या सही है, क्या गलत है, किसे हमें फॉलो करना चाहिए और हम क्या चीजें प्रिकॉशन के तौर पे ले सकते हैं उसे फॉलो करने से पहले। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं अर्चना महाजन जी, जो कि टैरो कार्ड एक्सपर्ट, हीलर, काउंसलर, और ये अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कई सारे लोगों की जिंदगी को बदल रही हैं। अगर आप हमारा पॉडकास्ट देखते हैं तो आपको पता होगा, पहले भी हमने टैरो कार्ड रीडिंग पे प्रज्ञा जी से बात की थी, जिसमें हम बहुत डिटेल में गए थे कि टैरो कार्ड रीडर कैसे कार्ड रीडिंग करता है और हमें टैरो कार्ड रीडर के पास जाने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसी कड़ी में आज हम अर्चना जी से और भी डिटेल में जानेंगे, सारे कार्ड्स के बारे में जानेंगे और किस तरह से ये कार्ड रीडिंग के थ्रू लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं और इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए मिलते हैं अर्चना महाजन जी से। तो अर्चना जी से मिलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, सो दैट आपको आने वाले सारे नए पॉडकास्ट की जानकारी पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं और स्वागत करते हैं अर्चना महाजन जी का अपने इस चैनल। वेलकम टू माय चैनल अर्चना जी। थैंक यू मालती जी। और आप टैरो के बारे में काफी कुछ आपने बोला है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ये मंच दिया जहां से मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊंगी और मैं ये भी बता पाऊंगी कि लोगों को क्या गलत फहमियां हैं और टैरो कैसे हेल्प करता है। तो अर्चना जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि टैरो कार्ड, हीलिंग और काउंसलिंग में आपकी शुरुआत कैसे हुई और आपका फेथ कैसे आया? तो मालती जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो कर्मा है और हमारा जो लक्ष्य है हमारे जीवन के लिए, हमारा जो स्वभाव होता है और हमारे जो कर्म होते हैं वो हमें उसी दिशा में लेके जा रहे होते हैं। आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं पाती हूँ कि मैं बचपन से ही मुझे लोगों से कनेक्ट होने का एक बहुत ही मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं बचपन से जो है पशु पक्षियों की जो है सेवा करना, पेड़ पौधों की देखभाल करना और किसी जरूरतमंद की सहायता करना, भूखे को खाना खिलाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब किसी को भी मुस्कुराते देख लेती हूँ तो मुझे अभी भी इतना अच्छा लगता है कि मैं खुद मुस्कुरा पड़ती हूँ। तो धीरे धीरे ये हुआ। फिर उसके बाद से जो है मैंने 23 साल तक मैंने टीचिंग का काम किया है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है। और बच्चों को जब मैंने पढ़ाया तो सिर्फ मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैंने उनको समझा, मैंने उनके डर समझे,
उनका आत्मविश्वास समझा, उनकी समस्याओं को समझा, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि लोगों को समझने और लोगों को सुनने की जो क्षमता है वो मेरी यहीं से डेवलप हुई। फिर उसके बाद से जो है बचपन से ही मुझे जो है न्यूमरोलॉजी में बहुत शौक था। मुझे ये संख्याएं जो है इनके पीछे छुपा रहस्य मुझे शुरू से बहुत अट्रैक्ट करता था और फिर धीरे धीरे मैं न्यूमरोलॉजी में ही रही। लेकिन हुआ ये कि पिछले 5-6 सालों में मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो है लक्ष्य जो है वो टैरो है। हाँ, धीरे धीरे टैरो मेरी जिंदगी में अपने आप आई। मेरा उनसे कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन जब मैंने टैरो के लिए मैंने पढ़ाई करी, जब मैंने टैरो के लिए जो कई कोर्सेज किए, तो मुझे जो मेरे मेंटोर्स थे उन्होंने एक बात कही कि अर्चना, जो टैरो है वो आपको चूज करता है, आप टैरो को चूज नहीं कर सकते हैं। तो आप टैरो रीडर तब बनेंगे जब आपको यूनिवर्स खुद चूज करेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम वास्तव में टैरो रीडर है तो आपको यूनिवर्स खुद अपने से चूज करता है। तो अब धीरे धीरे अब मैं टैरो में हूँ, न्यूमरोलॉजी में हूँ, और मैं ये देखती हूँ कि जो लोग मेरे पास आते हैं परेशान आते हैं, लेकिन जब वो टैरो रीडिंग से उनको एक गाइडेंस मिलती है तो वो बड़े खुश होकर के जाते हैं, उनको क्लैरिटी मिलती है और वो उनके जो चेहरे पे मैं मुस्कान देखती हूँ ना, बस वही मेरी संतुष्टि है। तो इस तरह से मैं टैरो में आ गई। वाओ, वेरी नाइस अर्चना जी। तो आप ये बताइए कि जैसे कि आपने कहा कि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं टैरो के थ्रू, तो जब भी कोई आपके पास आता है, आप मतलब डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह के लोगों से मिलती होंगी, तो वो जब आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं तो फिर आप उनको कैसे गाइड करते हो टैरो के थ्रू, और आप उनकी एनर्जी को कैसे रीड करते हो? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है लोगों की कि मतलब सबसे बड़ा जो एक डाउट होता है ना टैरो को लेके, वो यही होता है कि कैसे ये कार्ड्स को देख के आप हमारा फ्यूचर या हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। बहुत अच्छा सवाल है मालती जी, और ये सवाल इसलिए बहुत अच्छा है कि कई लोगों के मन में ये बात आती है कि 78 कार्ड्स है, वो सबके लिए कैसे जो है सही हो सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, ये सारा जो वो है खेल, ये एनर्जीज का है। अगर हम वास्तव में देखें तो आप भी एक एनर्जी है, मैं भी एक एनर्जी हूँ, आप सब लोग, हम सब लोग एक एनर्जी है, ठीक है। और जो यूनिवर्स है वो भी एक एनर्जी है। हम जितने देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी एक एनर्जी है। हमारा काम उस एनर्जी से कनेक्ट होना। जब हम यूनिवर्स से ब्लेस्ड हो जाते हैं तो जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनके सामने डेस्क पे पहले तो हम उनसे बात करते हैं और उनको बताते हैं कि आप टैरो के बारे में क्या जानते हैं, आप टैरो की एनर्जीज को कैसे समझते हैं। तो फिर उनके सामने हम अपना डेस्क स्प्रेड करते हैं। तो उस वक्त मेरे सामने 2 सिचुएशंस आती हैं। उसमें एक तो ये आती है कि कुछ लोग इतने डाउटफुल होते हैं कि उनके कार्ड्स क्लियर नहीं आते हैं। हाँ, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आपके मन में अभी डाउट है, हाँ, अभी आप रुकिए, आपके कार्ड्स मैं निकालूंगी। और धीरे धीरे क्या होता है, मैं उनके 1-2 कार्ड्स निकालती हूँ, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो रीडिंग आती है वो उनकी लाइफ से इतनी कनेक्टेड होती है कि वो उनको लगता है कि ये तो वास्तव में विश्वास करने वाली चीज है। तो वो क्या करते हैं कि फिर 2 कार्ड मैं निकालूं, तीसरा कार्ड वो कहते हैं कि अर्चना जब तीसरा कार्ड तो हम निकालेंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा ही है मेरे जीवन में। तो ये एनर्जी को कैच करता है। जो टैरो होता है, जो टैरो का डेक होता है, वो एक्चुअली जो है वो यूनिवर्स के मैसेजेस है। जो 78 कार्ड्स आप देखते हैं वो यूनिवर्स के मैसेजेस है। और जब कोई भी इंसान आता है और उस अपने डेक को छू करके अपने लिए कार्ड निकालता है तो वो उसकी जो एनर्जी है वो उस पर ट्रांसमिट हो जाती है और उसका जो जवाब, जो कार्ड निकलता है, वही उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ये जो है यूनिवर्स से कनेक्टेड है। इसमें किसी इंसान की, मेरी भी कोई महारत नहीं है, ये चूंकि मेरे को एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स का। तो मैं उसको जब वो कार्ड ओपन करते हैं और जब मैं उनकी रीडिंग करती हूँ तो वो कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही तो है। ओह, वेरी नाइस। तो मैम, जैसे कि कोई आते हैं आपके पास, जैसे कि आपने बताया कि बहुत लोग आते हैं जिनके मन के अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो उनके क्वेश्चंस भी क्लियर नहीं होते हैं, राइट? बहुत सारे थॉट्स उनके माइंड में चलते होंगे। तो उस टाइम पे वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या प्रिडिक्ट कर पाते हो कि ये क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं? बिल्कुल मालती जी, एकदम सही। असल में लोग आते हैं मेरे पास, कई जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि आए और बैठ करके बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछे, राइट? तो हम उनसे कहते हैं कि ठीक है, आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि आपको क्या पूछना है। और मेरे पास एक ही वो है टूल है, मैं स्प्रेड लगाती हूँ, मैं 3 कार्ड निकालती हूँ
उसमें क्या होता है कि वो जब आते हैं तो मैं उनके 3 कार्ड निकालती हूँ और मैं उनकी सिचुएशन समझ जाती हूँ कि ये इमोशनल है या फिर ये फाइनेंशियल है या हेल्थ से रिलेटेड है या इनको जो है कुछ ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है। इस तरह की जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके घर में भी कई लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो तुरंत जो है वो कैच हो जाता है। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि देखिए आप इसी बारे में बात करना चाहते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि हाँ अर्चना जी, हम लोग इसी के बारे में बात करना चाहते हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि बात को शुरू कैसे करें। तो जो टैरो है वो एक गाइडिंग टूल है, वो आपको गाइड करता है कि अपने मन की जो आपके परेशानियां हैं उनको आप कैसे बाहर लेकर के आएंगे। तो इस तरह से ये काम करता है। वेरी नाइस। तो मैम जैसे जो आप जैसे टैरो कार्ड आपने बताया कि गाइडेंस है, तो जब हम टैरो कार्ड एस्ट्रोलॉजी की बातें करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में भी हम यही फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, फ्यूचर के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाता है एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड में? सही मालती जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो, चाहे वो पाम रीडिंग हो, ये सब विद्याएं बहुत महान है। ठीक है, इनका एक दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं है। आपने जो एस्ट्रोलॉजी की बात करी, उसपे जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि लोग कहते हैं कि हमें अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। हाँ। तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उसमें हम 80% लोगों के साथ यही वो करते हैं। देखिए कुछ लोग तो बताना भी नहीं चाहते, डेफिनेटली इसको रखना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते कि हमारी क्या डेट ऑफ बर्थ है। तो हम उनसे ये कहते हैं कि ठीक है आप मत बताइए। अब एस्ट्रोलॉजी जो है वो ये काम नहीं करेगी, वो कहेगी वो तो आपको बताना ही है, क्योंकि वो तो उसी से गणना करते, कैलकुलेट करते हैं। मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उनकी एनर्जी को समझती हूँ। करंट एनर्जी उनके अंदर क्या है, उनके अंदर क्या जो है, उनके अंदर प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस है उनके, कहाँ क्लॉटिंग है उनके, वो सारी चीजें जो है वो आपके इससे टैरो से क्लियर हो जाती है। तो मैम जैसे कि एनर्जी जो होती है, जैसे कि आपने कहा कि हम एनर्जी रीड करते हैं, करंट एनर्जी पे हम प्रेडिक्ट करते हैं, तो जैसे एनर्जी चेंज होती है तो क्या हमारी कार्ड्स भी चेंज हो जाते हैं? अब इसके बारे में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि देखिए जो रीडिंग हम करते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है। हम अपने क्लाइंट को पहले ही ये बोल देते हैं कि जो रीडिंग आप, जिस क्वेश्चन के लिए आप रीडिंग करवा रहे हो, जिस भी सिचुएशन के लिए आप रीडिंग करवा रहे हो, इसके लिए आप 90 डेज तक कार्ड नहीं ओपन करा सकते, क्योंकि ये फिर एक तरह का मजाक है। हाँ, हम टैरो हमारे लिए भगवान की तरह है, टैरो मेरे लिए जो है वो यूनिवर्स का एक पूरा मैसेंजर है। तो मैं पहले बोल देती हूँ कि देखिए ये जो कार्ड आप निकलवाएंगे 90 डेज तक ये क्वेश्चन आपका ब्लॉक है। आप इसके बारे में अगर आप इसको जबरदस्ती करेंगे, कई लोग खुद से भी करने लगते हैं, तो मैंने कहा वो आपका पूरा जो है, आपका डेक जो है, उसकी एनर्जी जो है वो पूरी जो है खराब हो जाएगी, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसमें यही है कि आप आए, आपने अपना कार्ड निकलवाया, कार्ड निकालने के बाद जो है आपको जो है सिचुएशन बताई जाती है कि आपकी ये सिचुएशन है, उस सिचुएशन के रीजन क्या है ये भी बताया जाता है, और फिर आपको रेमेडीज बताई जाती है। रेमेडीज जो है वो टैरो जो बताते हैं वो बताते हैं 40 डेज से लेकर के 90 डेज तक की कि आपको करना है। और इस बीच कार्ड आप दूसरे क्वेश्चन के लिए कार्ड निकलवाइए। मान लीजिए आपने रिलेशनशिप के लिए निकलवाया, दूसरा कार्ड अपनी हेल्थ के लिए निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप सेम क्वेश्चन, सेम सिचुएशन के लिए 90 डेज तक कार्ड नहीं निकालेंगे। तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है, ये मतलब ये लंबा लॉन्ग फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है या फिर ये सिर्फ 6 मंथ, या जैसे मैंने सुना है, आप इसे मतलब क्लियर करिए कि जैसे कि ये 6 मंथ 1 ईयर की एनर्जी के बारे में सिर्फ प्रेडिक्ट करता है या फिर ये हमारा उसके उस लेवल से भी ऊपर जाता है? मैं आपको बताती हूँ, देखिए जो हम लोग की जो लाइफ है, ऐसी किसी की भी लाइफ नहीं है जो बिल्कुल स्मूथ चल रही हो, ठीक है। और मैंने देखा है लोगों को, कई ज्योतिष बताते हैं कि आपके पास घर है, वाहन है, पैसा है, संतान, सब कुछ है। लेकिन जिंदगी क्या खाली इतनी है? हमारी लाइफ में तो डे टू डे सिचुएशंस आती रहती है, और जब उन सिचुएशंस को वो हमारी लाइफ में आती हैं तो हम उनको कैसे फेस करते हैं, हमारे पास कितनी क्लैरिटी है, हम उनको जब फैसले कर रहे हैं तो हम उनको किस तरह से हम अपने डिसीजंस ले रहे हैं, ये चीजें हमें टैरो से पता चलती। तो टैरो जो है वो एक तरह का गाइडिंग स्टार है, वो आपकी हर सिचुएशन को जो है वो हैंडल करता है, और वो बोलता है, आप भविष्य की जो बात करते हैं कि भविष्य तो जो हम आज करेंगे उसी पे हमारा भविष्य कल का है बना हुआ है। और टैरो जो है वो आपको बताता है कि आप देखिए ऐसे करेंगे तो आपका भविष्य डेफिनेटली अच्छा है, आप अगर नहीं करेंगे तो आप, क्योंकि जो हमारा भविष्य है वो ना तो टैरो के हाथ में है,
ना वो एस्ट्रोलॉजी के हाथ में है, ना वो न्यूमरोलॉजी के हाथ में है, वो हमारे हाथ में है। अगर जो रास्ता उन्हें टैरो बताते हैं, अगर वो उस रास्ते पे चलते हैं तो डेफिनेटली उनका फ्यूचर अच्छा है, और नहीं चलते हैं तो फिर तो उनका अपना कर्मा है, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो हमारे जो फैसले होते हैं हमारे कर्मा पे डिपेंडेंट होते हैं। कई लोग चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका कर्मा ही ऐसा होता है कि वो नहीं कर सकते हैं, फिर वो परेशान रहते हैं। तो ये इस तरह से तो यहाँ पे जैसे कि अभी आप कर्मा की बातें करिए, तो यहाँ पे आध्यात्मिकता भी आ जा रही है बहुत ज्यादा। तो टैरो कार्ड और आध्यात्मिकता, ये दोनों का क्या रिलेशन है? बहुत बड़ा रिलेशन है और बहुत गहरा रिलेशन है। देखिए, जब हम टैरो की बात करते हैं तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि टैरो जो है वो यूनिवर्स का मैसेंजर है, ठीक है ना। अब आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं, अध्यात्म जो है वो मेरी अपने आप से कनेक्टिविटी है। अध्यात्म का मतलब ये है कि मैं अपने आप से कितनी कनेक्टेड हूँ, ठीक है। अगर आप चाहती हैं, एक आप समझ लीजिए कि एक एंड यूनिवर्स हुआ और एक एंड जो है वो टैरो रीडर हुआ, तो दोनों अगर अपनी जगह फर्म है तभी आप सही रीडिंग कर पाएंगे। अगर मैं अपने से कनेक्टेड नहीं हूँ, मेरा अध्यात्म जो है वो इतना अच्छा नहीं है, मैं अध्यात्म को खाली ये समझती हूँ कि मैं बाहर पूजा पाठ कर रही हूँ, ये सब कर रही हूँ, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है कि आप अपने आप से कनेक्टेड रहिए, कितनी जुड़ी हुई, कितने आप अपने आप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब आप यूनिवर्स की एनर्जी को रीड करते हैं तो आपके अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए। अगर आप उतने जो है हेल्दी नहीं है, आप उतने जो है हील्ड नहीं है, आप उतने जो है कनेक्टेड नहीं है अपने आप से, तो आप रीडिंग नहीं कर सकते। तो आध्यात्मिकता का मतलब जितना मैं आपको समझ पा रही हूँ, तो आपके कहने का ये है कि आध्यात्मिकता का टैरो से ये रिलेशन है कि आध्यात्मिकता के थ्रू हम खुद को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बनाते हैं कि हम यूनिवर्स की एनर्जी को ले पाए। तो मैं आपको एक चीज और बहुत सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ कि जैसे अगर आपको जो है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में बैठना है तो आपकी एक क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है ना। और वो अगर आपको टैरो रीडिंग करनी है तो हमारी भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और वो क्वालिफिकेशन है कि हम कितने ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, हम कितने ज्यादा अपने आप से कनेक्टेड है ना। ये है इसकी क्वालिफिकेशन। तो इस तरह से टैरो और अध्यात्म जो है वो जुड़े हुए हैं। तो मैम, जैसे कि आप टैरो रीडिंग करते हो तो कभी कभी बहुत टफ कार्ड भी आते हैं, जैसे कि उसमें डेथ और ये सब, तो उस टाइम पे फिर आप कैसे अपने सामने वाले क्लाइंट को कैसे उस मैसेज को देते हो? ये बहुत ही अच्छा और बड़ा गहरा सवाल है मालती जी, कि होता क्या है कि जब वो एक ऐसी एनर्जी के कार्ड्स होते हैं। देखिए, जब हम टैरो में आते हैं, मैं जब टैरो में आई तो हमारे एक डेट होती है विद टैरो, ठीक है ना। उसमें जैसे आप अगर किसी के साथ आप संबंध बना रहे हो, कोई भी संबंध बना रहे हो, तो आप उससे अपनी ईमानदारी से बताएंगे कि भाई मैं ये करूंगी, और वो आपको कहेंगे कि आपको ये करना है, आप उससे हिल नहीं सकते। अदरवाइज वो क्या होगा, वो जो टाई है वो खत्म हो जाएगी आपकी, फिर आपको यूनिवर्स कभी गाइड नहीं करेगा। तो जैसे आप कोई टफ कार्ड आता है तो देखिए, हम झूठ तो बोलते नहीं है अपने क्लाइंट से, सीधी सी बात, हम उसको बोलते हैं कि देखिए जो कार्ड आए हैं, जैसे टफ कार्ड्स में कई कार्ड्स हैं, एक तो आपका जो है टॉवर का कार्ड है, आपका डेथ का कार्ड है, आपके और भी कई कार्ड्स आते हैं जो कि उसको, तो हम जब ऐसे कार्ड आते हैं तो हम उन कार्ड्स को अपने क्लाइंट के सामने ऐसे ओपन ना करके उसको बंद रखते हैं, ठीक है। और पहले अपने क्लाइंट को कन्विंस करते हैं कि देखिए, डेथ का मतलब हमेशा डेथ नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कि आप जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, अब आपको ये जिंदगी बिल्कुल खत्म करनी है, अब आपको इस तरह की जिंदगी जीनी है। डेथ कार्ड का मतलब ये होता है कि आप ट्रांसफॉर्म, डेथ के बाद इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एक दूसरी सोल बनता है, क्या कर। तो इसी तरह से ये है कि जब आपके पास ऐसे कार्ड आते हैं, चाहे डेथ है, चाहे टॉवर है, कुछ भी है, तो हम अपने क्लाइंट को कन्विंस करते हैं कि देखिए, अब आपकी लाइफ में वो टाइम आ गया है कि आपको अपने आप को बदलना है, और अगर आप नहीं बदलेंगे तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको कभी पसंद नहीं आएंगे। तो आप बेहतर है कि आप बदलिए। और मेरे अब तक के एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि लोग इस बात को मानते हैं, और मैं उनसे बोलती हूँ कि देखिए, जो कार्ड हैं, ये कार्ड मैं आपके सामने ओपन नहीं करूंगी, क्योंकि होता ये है कि उनके पास तो उतनी नॉलेज है नहीं, ठीक है ना, वो परेशान हो सकते हैं। तो हमारा काम है कि हम अपने क्लाइंट का जो उसका फेथ है, जो उसका आत्मविश्वास है, वो और बढ़े।
अगर हम उनके सामने ऐसे कार्ड्स को ओपन कर देंगे तो वो गिर जाएगा, उनका आत्मविश्वास गिर जाएगा। तो देखिए, वही मैंने ऐसे कहा कि हमारा जो भविष्य है वो हमारे फैसलों पर ही निर्भर करता है। अब अगर हम किसी के सामने ऐसे कार्ड्स ओपन कर देंगे तो बेचारे नहीं समझेंगे, तो गलत सोच सकते हैं, परेशानी हो सकती है। हम बोलते हैं कि देखिए जो कार्ड है वो आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन आप मेरी बात मानिए, आप मेरी बात मानेंगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन पर जाएंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी, और ये हुआ है। तो मैम, जैसे अभी हम बातें कर रहे थे कि जब ऐसे कार्ड आते हैं तो उस टाइम पे मतलब वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है कि हमें अपनी लाइफ को न्यू तरीके से, न्यू वे में ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्या कोई इंसान टैरो रीडिंग करके अपना फ्यूचर बदल सकता है, या फिर वो सिर्फ एक नया न्यू वे में चेंज कर सकता है? देखिए, जो जहां तक टैरो रीडिंग करके फ्यूचर बदलने की बात है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो टैरो है वो आपकी सिचुएशन की आपकी क्लैरिटी देता है। हमने आज अगर कोई फैसला सही किया है तो डेफिनेटली हमारा कल भी सही है। अगर आज हमने फैसला कोई गलत कर दिया तो हमारा फ्यूचर भी खराब। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हूँ, मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोगों का कर्मा इतना स्ट्रांग होता है कि वो कर ही नहीं पाते हैं, उनको जो भी रेमेडीज बताई जाती है वो कर ही नहीं पाते हैं। या तो मैंने देखा है कुछ लोग अपने मन से निकलना चाहते हैं, आलसी होते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहीं चले गए, नहीं कर पाए, तो उनके सामने फिर वो चीजें होती है और फिर वो कहते हैं कि अर्चना जी आपने मना किया और फिर भी वही काम किया और फिर ये ऐसे हुआ। या ये भी कहते हैं अर्चना जी आपने कहा था ऐसा करने के लिए, हम नहीं कर पाए। तो क्या अब कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? ये लाइफ आपकी है ना। इस लाइफ का अगर कोई मेन कैरेक्टर है इस पूरी आपकी जिंदगी का, तो आपको, ठीक है, आपके पास वो पावर है कि आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। इसलिए इसमें ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ ऐसी तो ऐसी ही रहेगी, बिल्कुल भी ऐसी नहीं रहेगी। वो की आपके पास है, बस जो टैरो है वो आपको क्लैरिटी देगा कि आपको कैसे करना है। आप चलिए टैरो को फॉलो और फिर देखिएगा आपकी लाइफ कैसी। मैम, जैसे टैरो में एक चिट रीडिंग देने के लिए कि हमारा जो रीडिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, तो एज ए टैरो कार्ड रीडर किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, जैसे पहले तो मैंने ये भी कहा कि जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं, मैं उसमें भी आपको बताती हूँ कि जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं अधिकतर उसमें ये कहते हैं कि हम बहुत दिनों से सोच रहे थे आपके पास आना, आ नहीं पा रहे थे, आज आए। तो हम उनसे ये कहते हैं कि देखिए, आपका यहाँ आना, मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आप आए, आपका यहाँ आना यूनिवर्स ने ऑलरेडी तय कर रखा था कि आप इस दिन इस वक्त आ करके टैरो रीडिंग अपनी करवाएंगे। ये यूनिवर्स की कॉल थी, तब आप मेरे पास आए हैं। तो लोग आते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने कहा कि लोगों को क्या वो रहता है, तो जब वो आते हैं, कुछ लोग तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं और कुछ लोगों का तो कॉन्फिडेंस ऐसा है कि वो जैसे डेक को देखते हैं उनका कॉन्फिडेंस सचमुच एक वो वाइब्स, वो खुद कहते हैं कि हम उस वाइब को फील कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम कहीं से कनेक्टेड हुए हैं। कुछ लोग थोड़े डाउटफुल होते हैं, तो वो थोड़ा सा उनके कार्ड पहले मैं एक दो निकालती हूँ, फिर उसके बाद से खुद निकालने लग जाते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि टैरो को कभी भी आप टैरो को टेस्ट करने के लिए यूज मत करिए। अगर आप टैरो को टेस्टिंग पर डालते हो तो रीडर का भी बुरा और जो करवा रहा है उसका भी। टैरो एक बहुत बड़ी एनर्जी है, आप उस एनर्जी को ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते। हम तुमको देखते हैं कि तुम ठीक हो कि नहीं, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ यहीं पर कि आप देखिएगा कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, कलयुग है, सब कुछ है, और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि क्रॉप्स कम हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, एक दिन ह्यूमैनिटी का क्या हाल होने वाला है वो तो सब कोई प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं आप लोग। लेकिन ये आप मान लीजिए कि जो सब कुछ चला जाएगा तब भी टैरो रहेगा, क्योंकि लोगों की लाइफ से सिचुएशंस कभी नहीं जाएंगी। तो वो जब तक है, तो उस टैरो को कभी भी आप जो है आप उसको वो मत करिए, टेस्ट मत करिए कि हम टेस्ट करने के लिए टैरो को कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज, दूसरा ये है कि मैंने आपको बताया कि आपके अंदर नेगेटिविटी है तो वो खत्म हो जाती है वहां तक आते आते। और तीसरा ये है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो क्वेश्चन आपने पूछ लिया है उसको 90 डेज तक के लिए ब्लॉक कर दीजिए, उसको आप पूछिए, ठीक है। और जो चौथी और जो सबसे बड़ी बात है वो दो बातें हैं, दो तरफ से है। एक तो मेरे क्लाइंट, मैं उनको कहती हूँ कि जो भी आपने यहाँ पर समझा उसको जा करके आप अपनी वाइफ को बताइए, अपनी मम्मी को बताइए, पापा को बताइए, वो समझ में आता है। लेकिन आप जो है बैठ करके उसको डिस्कशन मत करिए दूसरे लोगों से, क्योंकि आपकी सिचुएशन है, ठीक है ना। इसको अपने तक रखिए, अपने से करिए। और दूसरी जो है वो चीज मेरे लिए आती है, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं
हम उनकी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं कर सकते। ओके, तो वो जो भी है, उनकी जो भी रीडिंग हुई है वो बस मेरे तक है, कॉन्फिडेंशियल, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। और यही हमारा जो है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि टैरो के साथ हमारी एक डेट होती है, तो ये उसमें एक पहली वो थी कि हम कभी भी अपने क्लाइंट की जो उनकी जो वो है सीक्रेसी है, उसको कभी भी हम रिवील नहीं करेंगे, और ना ही ये बताएंगे कि वो क्यों आए। इसीलिए मैं जब अपॉइंटमेंट देती हूँ तो मैं लोगों को कभी इकट्ठे नहीं बुला लेती हूँ। मैं एक स्लॉट बनाती हूँ कि इस स्लॉट में आपको आना है, और एक दिन में मैं 2 से ज्यादा रीडिंग करती नहीं हूँ, क्योंकि रीडिंग करना कोई एक मजाक नहीं है। ये रीडिंग करते हैं तो आप जो रीडर होता है उसकी भी एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट होती है। तो ये और जो करवाते हैं उनको भी, जो उनको तो हम लोग हम संभाल के रखते हैं कि भाई उनको ना इतना रहे, हाँ, लेकिन मेरी एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट होती है, तो इसलिए मैं 2 से ज्यादा कभी रीडिंग करती भी नहीं, क्योंकि इट मे कॉज सम प्रॉब्लम टू माई हेल्थ ऑल्सो। मैंने कहा ना कि हमारा हेल्दी होना, हमारा हील्ड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैम, जैसे आपने कहा कि आपका हेल्ड होना ज्यादा जरूरी है और आपको अपनी एनर्जी भी मतलब ब्लॉक करके रखनी होती है, तो होता होगा ना बहुत, क्योंकि आप तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते होंगे, तरह तरह की प्रॉब्लम को हैंडल करते होंगे, तो आप वो मतलब कभी कभी ऐसा भी होता होगा ना कि आप उनकी एनर्जी, कभी आपने फील किया कि उनकी एनर्जी आपके अंदर आ रही है, उनकी नेगेटिव एनर्जी? बिल्कुल, बहुत सही बात आप पूछ रहे हैं, और ये सही में बहुत ही, मेरे को इससे काफी मुझे लगता है लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि लोग जब आते हैं तो उनके कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो वो जब मेरे पास आते हैं, तो मैंने भी आपसे शुरू में कहा था अध्यात्म, तो वो जो अध्यात्म का मतलब है उसमें बहुत कुछ आता है, उसमें प्राणायाम आता है, ध्वनि प्राणायाम आता है, उसमें तरह तरह के प्राणायाम आते हैं। तो हम अपने आप को उतना एनर्जेटिक रखते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि उनकी एनर्जी हम तक ना आने पाए। और इसके अलावा हमारे पास कुछ स्टोन्स होते हैं जो कि उनकी एनर्जी को उन तक ब्लॉक करके रखते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर उनकी एनर्जी हम तक आए, वैसे तो आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक, मैं तो यही कहूंगी कि एक यूनिवर्स का एक ऐसी ब्लेसिंग है कि अगर ये आपको मिल गई है तो आप प्रोटेक्टेड हैं, नहीं आ पाएगी। लेकिन हम फिर भी, हमारे पास स्टोन्स हैं, हम उनके साथ रहते हैं हमेशा, उनकी एनर्जी कभी हमें परेशान नहीं कर पाती है। तो मैम, जैसे आपने कहा, मतलब इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि वो स्टोन्स होते हैं, वो स्टोन्स के थ्रू आप उनकी एनर्जी को ब्लॉक करते हो और वो एनर्जी आपको इफेक्ट, उन स्टोन्स के थ्रू उनकी, आप ऐसे भी कह सकते हो कि उनकी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं या हम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं। राइट। तो मतलब ये स्टोन्स कैसे काम करते हैं, मतलब लिटरली ये वर्क करते भी हैं? बिल्कुल करते हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो स्टोन्स होते हैं, जिन स्टोन्स के साथ हम काम करते हैं, वो जो है वो रॉ स्टोन्स होते हैं, ठीक है। वो सीधे पहाड़ों से तोड़ करके लाए हुए टुकड़े होते हैं, जिन पर मैं काम करती हूँ। और ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो पहाड़ है वो एक लिविंग बीइंग है। पहाड़ एक्सपैंड भी करता है, पहाड़ कॉन्ट्रैक्ट भी करता है ना, पहाड़ में से पानी भी निकलता है। तो उसमें जो जिन चीजों से वो बना है, क्योंकि वो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो स्टोन्स है वो केमिकल कॉम्पोजिशन है। तो केमिकल, तो जहां केमिकल है वहां पे लाइफ है। तो वो जो स्टोन्स होते हैं उनसे हमारा मैनिफेस्टेशन होता है कि भाई हमने आपको मैनिफेस्ट किया है इसके लिए, तो वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरह से ये काम करता है। वेरी नाइस। क्योंकि मैम, मुझे हमेशा यही लगता था, क्या ये सच में ये क्रिस्टल, क्योंकि जैसे हमेशा सुनो क्रिस्टल हीलिंग, ये भी एक अलग से ही बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ। तो रियल में ये वर्क करता भी है कि नहीं? ये सब वर्क करते हैं मालती जी, सब वर्क करते हैं। बस जिसके साथ जो आपको हील कर रहा है, राइट, हाँ, डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो कितना जो है वो एबल है, किस तरह से वो कर ले रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको बताऊं, वो है कि आपको आपके क्लाइंट के साथ आपके अंदर दया होनी चाहिए। आप प्रेम हो ना हो, दया होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन वो है जो हमें स्टिमुलेट करता है, वो है काइंडनेस। हमारे सामने जो बंदा बैठा है वो परेशान है, अगर उसकी उस परेशानी से हमको दया नहीं आ रही है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हर एक टैरो रीडर का एक स्टिमुलेशन होता है, होता होगा। मेरा जो है वो यही है, काइंडनेस है, क्योंकि मेरे को शुरू से, मैंने आपको बताया, मेरे को शुरू से मतलब भगवान की बनाई हुई हर चीज से मेरे को जुड़ने का एक वो है, मैं जुड़ती हूँ और मेरे अंदर एक काइंडनेस है। तो शायद इसी ने मेरे को इतना वो किया कि मैं यहाँ तक पहुंच भी पाई।
वेरी नाइस मैम। टैरो कार्ड रीडिंग जब आपने स्टार्ट किया तो ये आपने एज ए प्रोफेशन के लिए स्टार्ट किया या फिर ये आपका इनर कॉलिंग था, और या फिर क्या वो एग्जैक्ट मोमेंट था कि आपको टैरो कार्ड रीडिंग पे इतना फेथ आया? मैं आपको बता रही हूँ, होता ये है कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हमको जो बनना होता है ना, वो चीजें हमारी लाइफ में दिख रही होती है ना। हम उनको हो सकता है अवॉइड करें, क्योंकि एक टाइम होता है कि आपको नौकरी करनी है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है। लेकिन वो चीजें आपके स्वभाव में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो मेरे को शुरू से मैंने कहा कि मुझे जो है न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, जो नंबर्स के पीछे का जो मैजिक है उसको मुझे बहुत अच्छा लगता था समझना। और होता यह है कि जब आप धीरे धीरे इसमें धीरे धीरे, मुझे नहीं मालूम था कि मैं टैरो में आऊंगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं इसी तरफ आ रही हूँ। और टैरो मेरे लिए सचमुच नया था। हाँ। मुझे करना था तो मैं न्यूमरोलॉजी पे जाती, लेकिन पता नहीं कैसे टैरो, मुझे लगा कि जब वो हमारे एक मेंटोर ने कहा कि अर्चना तुम देखोगी कि अगर तुमको यूनिवर्स ने चूज किया होगा तो तुम इसी प्रोफेशन में जाओगी, और यही हुआ। तो ये जो है इस तरह से ही हुआ। यूनिवर्स खुद ही चुनता है आपको। यूनिवर्स खुद चुनता है। अगर सोचे कि आपने टैरो कहीं से 2-3 कोर्सेज कर लिए और आप टैरो रीडर बन गए, आप नहीं कर सकते। Okay. हाँ, आप नहीं कर सकते। Right. आप तभी कर पाएंगे जब आप यूनिवर्स से ब्लेस्ड होंगे, यूनिवर्स से आप कनेक्टेड होंगे। और वो जो कनेक्शन का जो हमारा मीडियम है वो हमारा डेक है, इस तरह से। तो मैम अभी जो देखा जाए तो सोशल मीडिया पे अभी तो आप देखो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मतलब डेली इतने सारे टैरो रीडिंग से रिलेटेड रील्स आते हैं, ये रील सिर्फ आपके लिए ही है ऐसा करके। तो मैम क्या ये वाकई में सच होते हैं, इसको हमें फॉलो करना चाहिए, या फिर अगर हम ऐसे रीडिंग को देखते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये डाउट सबके अंदर होता है। मैं बताती हूँ, देखिए ये जो आप सोशल मीडिया पे जो हम लोग वीडियोस देखते हैं, ये एक तरह के प्रमोशनल वीडियोस होते हैं, ठीक है ना। और वन साइज फिट्स टू ऑल वाली बात तो नहीं हो सकती ना। आपकी एनर्जी अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है, मेरी एनर्जी अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है। तो वो जो आप वीडियोस देखते हैं वो एक तरह के प्रमोशनल वीडियोस होते हैं। वो आप उनको जो है जर्नल वे में देखिए कि वो जो एस्ट्रोलॉजर है या जो टैरो कार्ड रीडर है वो आप तक एक अप्रोच बना रहा है, ठीक है। और इनको आप स्पेसिफिक रीडिंग में नहीं ले सकते। जनरल रीडिंग में समझ लीजिए कि उन्होंने कहा, आपको अच्छा लगा तो आपने उनसे कांटेक्ट कर लिया। अदरवाइज जो है स्पेसिफिक ट्रेनिंग उसमें रीडिंग में आप इसको नहीं ले सकते। स्पेसिफिक जो रीडिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है। उसमें हम एनर्जीज को सेंस करते हैं, आप अपनी बातें कहते हैं, वो तो एक वन साइज फिट ऑल। मतलब हाँ। ये जो हमें इंस्टा पे ये सारे जो रील्स दिखते हैं, बस हम इसको देख सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ हम कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, या हमें अच्छा फील होता है। अब देखिए मैं भी, सॉरी मैंने आपको रोका, मैं जो मेरा एक वो है, मैं सोशल मीडिया पर डालती हूँ बर्थडे वाइब्स, ठीक है। और उस बर्थडे वाइब्स में मैं बताती हूँ कि स्पेसिफिक दिन आप पैदा हुए हैं तो आपकी ऐसी नेचर होगी। वो प्रमोशनल वीडियो है। Okay. लोग उसको देखते हैं, उनको वो अपने से कनेक्ट करते हैं कि हाँ भाई हम आज के दिन पैदा, हम सचमुच ऐसे हैं, तो कनेक्ट करते हैं आपसे। Okay. तो इस तरह से ये काम करता है। Okay. वो एक जरिया है, बस एक मीडियम है अपने क्लाइंट तक पहुंचने का या लोगों तक पहुंचने का। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। मैम जैसे अभी आपने कहा कि आप न्यूमरोलॉजी से भी बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है, तो न्यूमरोलॉजी के बारे में जरा बताइए, और ये नंबर्स कैसे वर्क करते हैं। और अभी देखा जाए तो मास्टर नंबर 112233, तो ये सब क्या होता है? मतलब ये लिटरली मुझे भी बहुत फैसिनेट करता है और मुझे समझ में नहीं आता है वाकई में ये रियल होते हैं या फिर मतलब सच में ये वर्क करते हैं या नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि जो नंबर्स है, हम लोगों की लाइफ में नंबर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये 1 to 9 जो नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको कभी भी जो है, एक तो जैसे आपने कहा ना कि एंजल नंबर्स आते हैं, एंजल नंबर्स जो है आप देख रहे हैं, सपोज आप देख रहे हैं 111 बहुत ज्यादा देख रहे हैं, 333 बहुत ज्यादा देख रहे हैं, इन नंबर्स को एक्टिवेट किया जाता है। ये खाली आपके देखने से नहीं एक्टिवेट हो जाते हैं, इनको आप एक्टिवेट करते हैं। न्यूमरोलॉजी की जहां तक बात है, न्यूमरोलॉजी जो है हमारी, हम पूरे के पूरे नंबर से ही बने हुए हैं। अब जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो ग्रहों की बात भी अपने आप आ जाती है, ठीक है ना। अब ये 1 से 9, अब अगर हम कहेंगे तो पहला नंबर 1 जो है वो हमारा सूर्य का है, दूसरा चंद्र का है, तीसरा जो है वो गुरु का है, चौथा जो है वो आपका राहु का है, 5वां बुध है, और 6ठा शुक्र है, 7वां आपका केतु है, 8वां आपका शनि है।
और हमारे जीवन में इन सब ग्रहों का पूरी समझ लीजिए कि मिली जुली एक तरह की वो है। आप ये कहिए कि मेरा ये बृहस्पति बहुत अच्छा है तो मेरा कुछ भी नहीं हो, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, एकदम गलत। बाकी जो ग्रह है, जो बाकी नंबर्स है, वो अगर आपके जो है एक्टिवेटेड नहीं है या उसमें कोई नंबर आपका नेगेटिव है तो वो फिर आप पे पूरा असर डालेगा। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, लोग कहते हैं कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि आप अपने सूर्य को नंबर 1 को एक्टिवेट करिए। अब जब उनसे ये कहती हूँ एक्टिवेट करिए तो कहते हैं कि कैसे करें, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप सन टाइम को फॉलो करिए। तो वो सन टाइम को कैसे फॉलो करना है, मैंने कहा सन टाइम को आपको ऐसे फॉलो करना है कि जब सन आपकी छत पर आए तो आप उससे पहले नहा धो करके हाथ में लोटा जल ले करके उनको अर्घ देने के लिए खड़े हो, इस तरह से स्वागत करने के, हाँ बिल्कुल उनका स्वागत करें, उनको अपना पिता समझिए, उनका स्वागत आप पहले से खड़े हुए। मैं कहा आप सन टाइम को फॉलो करें। अब आजकल प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग जो है सुबह नहीं उठना चाहते हैं, ये एक अलग से प्रॉब्लम है। तो हम कहते हैं कि देखिए, अब पूछते क्या है कि क्या बिना नहाए धोए जाकर के सूरज को अर्घ दे सकते हैं? मैंने कहा ऐसे आपके घर में कोई आया, इतनी बड़ी एनर्जी आपकी छत पर इस वक्त है, आप उसको ऐसे रात के सोए हुए कपड़ों में कैसे आप उसका स्वागत कर सकते हो? तो इस तरह की चीजें हैं। कई लोग जो है देखिए, एक एक नंबर का अपना अपना अलग अलग वो है। 2 नंबर है, उसको हम चंद्र का नंबर बोलते हैं, और आजकल के टाइम में तो वो इतना इम्पोर्टेंट है, खास तौर पे ये जब से जो है ये 2010 के बाद से जितना भी आ रहा है, यहाँ पे 2 नंबर्स बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं, एक तो चंद्र और एक राहु। तो आप उसमें दोनों नंबर, इसमें क्या हो जा रहा है कि चंद्र का नंबर जब इतना प्रोमिनेंट है तो और चूंकि राहु साथ में है तो लोग इम्पल्सिव हो गए हैं, लोगों को अपने रिलेशनशिप्स के बारे में क्लैरिटी ही नहीं रह गई है। तो आप देखेंगे कि क्या होगा, इसका असर ये होगा कि जो हमारे जो सोसाइटीज है, हमारी जो फैमिलीज हैं, वो टूटेंगी। तो ये इस तरह से नंबर्स जो है वो काम करते जाते हैं। तो अर्चना जी, आपने बहुत अच्छे से ये सारा बताया और बहुत डीप में बता रही थी आप। तो जैसे एंजल नंबर का थोड़ा और डिटेल में बताइए, कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, एंजल नंबर्स जो होते हैं ये वो नंबर होते हैं जिनको कि हम ये मानते हैं कि ये हमारा भला करने के लिए हमें दिखाई दे। तो इसमें एक चीज और आती है अपने साथ कि आपका भला करने के लिए दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या आपको, तो उसमें क्या किया जाता है, अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो आप डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट से जो है राय लीजिए कि आप अपने आपको ये नंबर दिख रहा है, तो वो आपको बताएंगे कि इन नंबर्स को एक्टिवेट कैसे करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली होती है, तो इसलिए उस नंबर को एक्टिवेट करिए। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा जो है आप 4 देख और आपको लगा कि ये तो 4 दिख रहा है, तो अभी आप मान के चलिए कि आपके जीवन में राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली बिल्कुल एट हैंड है कि कहीं से वो आ ही सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर 4 नंबर दिख रहे हैं तो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ कर, और अब 4 नंबर को कैसे एक्टिवेट किए, आपको अपनी हेल्थ का केयर करना है, आपको अपने आप को नियम जो होते हैं रूल्स के अंदर बांध कर, आप कुछ भी नहीं खा सकते जो आपको मन करे, आप कहीं भी नहीं जा सकते जहां आपका मन कर रहा है, आपको अपने आप को नियम में बांध के रखना है। इस तरह से 4 नंबर अपने आप को एक डिसिप्लिन लाइफ में आपको लेकर के आना, तब एक्टिवेट होगा। जैसे एंजल नंबर्स दिखे आप बिल्कुल तैयार होइए कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है और इसलिए नंबर दिख रहे हैं कि आपको एक्टिवेट करिए, मतलब वो एक गाइड कर रहे हैं, गाइड आ रहे हैं, वो गाइड होगा। वेरी नाइस। और ये जो मास्टर नंबर है इनका एंजल नंबर तो ये हो गए जो 11 11 2 2 3 3 ऐसे दिखते हैं, और जो ये मास्टर्स नंबर है 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 भी बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कहते हैं कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 11 हो 22 हो, मैं आपको बताता हूँ, होता ये है कि देखिए जो 11 है और 22 है ना, जो 11 नंबर है जिनका किसी भी मंथ के 11th को जो है उनका जन्म हुआ है, तो उनका जन्म हुआ है कि वो फॉलो करेंगे लोगों का भला होगा, वो कितना ही सोचे, उनको ये एक तरह का वो है कि आप ये बताइए कि आप
कैसे अच्छे बनेंगे, जब आप अच्छे कर्मों को फॉलो करेंगे तब ना अच्छे बनेंगे। नंबर तो आपके पास 11 है, लेकिन आप बिल्कुल उसको फॉलो नहीं करते हैं। आप लोगों को देख करके चिढ़ते हो, आप लोगों का भला नहीं करना चाहते हो, आप लोगों से लड़ पड़ते हो, तो आपका 11 नंबर तो कभी एक्टिवेट नहीं है। ऐसे ही 22 नंबर है, वो एक कंस्ट्रक्टिव नंबर है। वो ये कहता है कि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन उस पैसे से आपको क्या करना है, लोगों का भला। आपको उस पैसे से जो है, जो आपसे छोटे लोग हैं उनकी मदद करनी। तो ये होते हैं आपके मास्टर नंबर। कोई भी नंबर अगर आपको दिख रहा है तो एकदम तैयार रहिए कि एंजल नंबर्स हैं, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड कोई बुरी चीज होने वाली है। अगर उनको नहीं एक्टिवेट करेंगे तो वो आपका जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो ये है मास्टर नंबर 11 और 22, ये तो आपके ये कर्मा की बहुत अच्छी है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा नहीं। लेकिन आजकल के टाइम में क्या होता है ना माधुरी जी, की लोग दूसरों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। वो 11 नंबर हो और चाहे वो 22 नंबर, तो उसमें क्या होता है कि उनको उसका बेनिफिट भी कभी। तो बस ये ऐसे ही काम, बिल्कुल टैरो भी ऐसे ही है कि टैरो आपको बता रहे हैं आपको ऐसे करना है। आप करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं करेंगे तो आपको नहीं होगा। आपने भविष्य की बात की थी, ऐसे भविष्य की वो आप ही है जो सब कुछ बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। मैम जैसे ये कहते हैं जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो ये 2020 मतलब जैसे मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे कि 2026 चल रहा है, तो इसमें ये वाले नंबर के लिए बहुत अच्छा ईयर है, ये 1 नंबर के लिए बहुत अच्छा ईयर है, या 2 नंबर के लिए, तो ये क्या होता है? और आपके अकॉर्डिंग ये 2026 में कौन से नंबर हैं जो ज्यादा एक्टिवेटेड है? देखिए, ये जो है न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना एक शॉर्ट सा वर्जन है कि ये जोड़ करके ये नंबर आया तो ये नंबर एक्टिवेट हो गया। ये ऐसे नहीं काम। न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही वास्ट है। न्यूमरोलॉजी जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा नंबर आपको बहुत फायदा दे रहा है, कौन सा नंबर आपको नुकसान कर रहा है ना। अब इसमें जैसे हमें 2026 की बात की, अगर आप इसके नंबर देखेंगे तो इसमें नंबर है 2, इसमें 2 बार 2 आ गया, इसमें नंबर है 6। अगर आप 2 बार इसको जोड़ेंगे तो ये आ गया 2 + 2 4। तो हम इसको कैसे जोड़ रहे हैं, आप ये राहु कर लीजिए, ठीक है। आप इसको अगर आप फिर जोड़ेंगे, आपने 4 से फिर 1 आ गया, सूर्य। अब आप ये देखिए कि सूर्य और राहु का क्या रिश्ता, सूर्य पे ग्रहण राहु ही लगाते हैं, ठीक है। एक दूसरी चीज आप ये देखिए कि जब आकाश में सूर्य होते हैं तो चंद्रमा नहीं दिखते हैं, और जब चंद्रमा होते हैं तो सूर्य नहीं दिखते, ठीक है। तो ये जो है आप ये सोचिए कि ये इस तरह से 1 नंबर करके बहुत अच्छा हो गया, 1 नंबर वाला बहुत अच्छा, इस तरह से काम ही नहीं करता है। ये वो मिथ है जो सोशल मीडिया में देख देख करके लोगों ने बनाए हैं ना। ये एक पूरी न्यूमरोलॉजी बनती है, पूरा उसका बनता है कि कौन सा नंबर है, फिर उस जिस बंदे को जो पूछ रहा है उसके नंबर होते हैं, फिर उसको बताते हैं कि वो एक्टिवेट हो। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारी ज्वेलरी रखी है, आप सिर्फ पहनेंगे नहीं, तो फायदा क्या है ना। तो आपके पास सब कुछ है, बशर्ते आपसे एक्टिवेट हो, आप उसका यूज करिए। ये और इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे आपने कहा कि 2026 है तो इसको हम डायरेक्टली ओनली 1 नंबर ना मान के उसमें 2 + 2 को भी ऐड करें तो वो हमारा एक राहु का नंबर आ रहा है, 2 नंबर जो है वो हमारा एक चंद्रमा का नंबर आ रहा है। अभी आप देखिए और इस साल में 2 बार जैसे 2 आया है, तो मैंने अभी पीछे रिस्टोर किया था, तो चूंकि जो नंबर 2 है वो मून को प्रेजेंट करता है, और 2 बार मून 2 बार 2 नंबर आने का मतलब है उसका निगेटिव साइड, क्योंकि 4 भी इसके साथ ना। तो राहु जो है वो चंद्र पे भी ग्रहण लगाता है, सूर्य पे भी ग्रहण लगाता है। तो अगर आप अपने इमोशंस अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो आप इम्पल्सिव हो जाएंगे, आप फैसले नहीं कर पाएंगे। आप अभी देख ही रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो किस तरफ जा रही है। लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें। बस उनको एक चीज समझ में जो आ रही है वो ये आ रही है कि भाई हम नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कितना सुख है, कितनी संतुष्टि है, इनको भी नहीं पता है। तो ये इस तरह से चलता है। हाँ, तो मैम हम लोग तो न्यूमरोलॉजी की बातें करने लगे, फिर से टैरोट में आते हैं। तो मैम जब हम टैरोट का डेक देखते हैं तो उस पे नंबर्स भी होते हैं, तो वो नंबर्स का क्या सिग्निफिकेंस है कार्ड में? नंबर्स होते हैं, देखिए इसमें जो है 4 तरह के, एक तो आपका माइनर अर्कना होता है, एक मेजर अर्कना होता है, इसके अलावा सूट कार्ड्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो नंबर्स आते हैं वो नंबर हम रिलेट करते हैं आपके ग्रह से कि, और उस कार्ड में आप देखेंगे तो उस कार्ड में कुछ कलर्स होते हैं जिसमें हम बताते हैं कि उनको कौन सा चक्रा अपना जो है
उस पे काम करना है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे अंदर जो है ये 7 चक्र हैं और जो टैरो कार्ड आता है उसका एक नंबर आता है और उसका कलर होता है, उसकी एनर्जी होती है। तो हम बताते हैं कि आपको अपने इस चक्र पे काम करना है और वो जो नंबर आता है वो नंबर हम रिलेट करते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का जब चार्ट बनता है उसके साथ रिलेट करते हैं कि इसमें ये नंबर कितना ज्यादा इनको, मान लीजिए किसी का 3 नंबर आ गया तो हम ये समझेंगे कि इस पर गुरु और वो जो हमारा क्लाइंट है वो ये कह रहा है कि हम जो है हमें तो नौकरी नहीं मिल रही है, हम अपने एग्जामिनेशन अपने कॉम्पिटिशन नहीं क्लियर कर पा रहे हैं और नंबर 3 आ गया है, तो वो तो गुरु का नंबर है। तो हम उसे ये बताएंगे उन्हें कि आप इस नंबर को अब एक्टिवेट करिए, आपको इस चक्रा पे अपने काम करना है, तब ये नंबर आपका एक्टिवेट हो जाएगा और तब आपको जो है ये जो आप सोच रहे हैं अपनी लाइफ में ये आपको मिल जाएगा। तो नंबर मतलब न्यूमरोलॉजी भी ये टैरो से रिलेटेड है? नहीं, न्यूमरोलॉजी और टैरो नहीं रिलेटेड है। देखिए हर जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसका अपना एक स्टाइल होता है। तो जब मैंने इसको रिसर्च किया, पढ़ाई की, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम टैरो और न्यूमरोलॉजी को अगर कनेक्ट करेंगे तो हम ज्यादा अच्छी रीडिंग दे पाएंगे, क्लियर रीडिंग कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं न्यूमरोलॉजी और टैरो को मिक्स करती हूँ। मिक्स क्या करती हूँ, दोनों अलग अलग है, लेकिन मैं लेती हूँ कि आप अपने आपको जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ याद है, आपको ईयर नहीं याद है कोई बात नहीं, आपको मंथ और डेट याद होगी वो बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए पूरा। हाँ, हम उनके सिग्नेचर भी देखते हैं कि वो कैसे सिग्नेचर करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद से उनका जो है टैरो के साथ पूरा वो बनाते हैं, फिर इस तरह से काम करता है। क्योंकि देखिए ये विद्याएं ऐसी है ना, क्योंकि मेरा होता यह है कि जो आप बिलीव करते हैं उसी तरह से आपका वो बन जाता है, आपका ऑरा बनता है। ठीक है, मैं ये बिलीव करती हूँ कि न्यूमरोलॉजी और टैरो इनको अगर हम मिक्स करके काम करेंगे तो हम बहुत सही जवाब पर जाएंगे, सटीक जो है रीडिंग कर पाएंगे। और आपने इसमें चक्रा हीलिंग की भी बात की। हाँ, तो ये सारी चीजें मतलब कनेक्टेड हैं एक तरह से देखा जाए सब कुछ, मतलब यूनिवर्स तो एक है और यूनिवर्स की ये सारी चीजें अलग अलग तरह से हम अभी मैंने आपसे कहा भी कि क्या नाम है, जैसे अध्यात्म की बात आपने की थी ना, तो ये अध्यात्म में आता है। आप अपने चक्रा को एक्टिवेट कर रहे हो, ये अध्यात्म का विषय है। तो आप इन सब चीजों से अलग नहीं हो। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने सिर्फ टैरो कार्ड पढ़ लिया, वो नहीं काम कर पाएगा। जब तक हम इतना सारा होमवर्क अपने ऊपर नहीं करेंगे हम नहीं कर पाएंगे। मैम, आप चक्रा हीलिंग से रिलेटेड भी लोगों को गाइड करते हो कि आपको अपने कौन से चक्रास को हीलिंग बिल्कुल करना है? हाँ बिल्कुल। जैसे हमारा जो है जो मूलाधार चक्र है, जिन ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी लाइफ में कुछ मिल नहीं रहा होता है, खुश नहीं होते हैं और परेशान होते हैं, हेल्थ के लिए भी परेशान होते हैं, कई तरह के वो हेल्थ के आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं अपने मूलाधार चक्र पे काम करिए। उसके लिए हम उनको बताते हैं कि आप ध्वनि से जाइए, लम पर जाइए आप। फिर उसके बाद से एक वम है जो कि उसके ऊपर चलता है। उसके बाद से जो आपका रम है जो हमारे एब्डोमेन को पूरा वो करता है। फिर जो है हमारा यम या फम जो लोग बोलते हैं, हम मैं फम पे करती हूँ, जो आपका हार्ट चक्र है उस पे काम करता है। फिर उसके बाद से आपका जो है ये आपका जो थ्रोट चक्र है, हाँ, इस पे आप काम करते हैं, हम पे। फिर आप अपने जो है इस पे थर्ड आई पर अपने जो है इस पर काम करते हैं, तो वो ओम है। लेकिन ये धीरे धीरे करना चाहिए, ये आप एकदम से। अभी मैं एक दिन एक वीडियो देख रही थी, उन्होंने एक ही वीडियो में सब बता दिया, लम वम रम फम यम हम सब ओम सब बता दिया। ये ऐसे होता ही नहीं है। ये आप एक चक्र पे काम करते हैं, एट ए टाइम हमें एक चक्र पे काम करते हैं। उसको आप जब एक्टिवेट कर लेंगे दूसरा चक्र अपने आप ओपन होने लगेगा। तो कैसे पता चलेगा कि हाँ हमारा ये चक्र एक्टिवेट हो गया है? वो आपको पता चलेगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप आपको लगेंगे कि आपकी बॉडी जो है डिफरेंट तरीके से उन बातों को रिस्पॉन्स कर रही है। तो वो आप ही को पता चलेगा सबसे पहले कि भाई अब मैं वैसा नहीं सोचता हूँ या सोचती हूँ जैसे मैं पहले सोचा करती थी। अब मेरे पास क्लैरिटी है, मेरी बॉडी जो है वो ज्यादा जो है स्ट्रांग है, मैं ज्यादा हेल्दी हूँ। वो अपने आप को पता चल जाएगा, उसमें आपको कोई साइंस नहीं पढ़नी है, खुद ही फीलिंग आएगी, खुद से आपको पता चलेगा कि अरे ये तो कब हो गया पता ही नहीं चला। हाँ, ये ऐसा ही एक तरह से जादू ही है ये। राइट। मतलब ये सारी चीजों को जब मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं ऐसी बातों को पढ़ती हूँ या फिर मैं सुनती हूँ या फिर मैं जब भी डिस्कशन करती हूँ, तो मतलब वो एक अलग ही तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे लगता है कि यार ये सारी चीजें तो एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। मतलब आप सबको देखो तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक करती हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, हम जो है
पोस्ट ग्रेजुएशन में मान लीजिए किसी ने इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसमें भी वही वॉवल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं जो उसने नर्सरी और लोअर केजी में पढ़े थे, उन्हीं से मिलके वो इतने बड़े बड़े एपिक्स और इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज बनती है। तो सब कुछ एक नहीं है ना। आप कभी इनिशियल स्टेज पर होते हो, फिर आप धीरे धीरे अपग्रेड करते हो, तो फिर आप ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ते हो, एकदम से कुछ नहीं हो सकता। तो मैम जैसे कि आप तो मतलब अभी जो आपके पास मोस्टली क्लाइंट आते हैं, वो सब में आप वो सारे क्लाइंट्स में सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स क्या लेके वो आते हैं, या फिर आपने फील किया हो कि ये जो प्रॉब्लम है वो मेरे लगभग हर एक क्लाइंट मेरे से भी पूछते मालती हैं? जी, ये वो सवाल है कि जब मेरे मेंटोर हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा, मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो है फाइनेंशियल जो डेक है बहुत अच्छा निकालती हूँ, मुझे अपने से ऐसा लगता था। लेकिन जब उन्होंने वो किया तो उन्होंने कहा कि अर्चना, तुम्हारे पास जो है वो क्लाइंट्स आएंगे जो इमोशनली ब्रोकन होंगे। तो मुझे लगा कि ये मतलब कुछ समझ में नहीं आया, हम तो फाइनेंशियल उस पर थे। लेकिन आप यकीन नहीं मानिएगा मालती जी, मेरे पास आज की तारीख में मेरे 80% क्लाइंट्स जो हैं वो हैं जिनको जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। और ये बात बहुत दुख पहुंचाती है कि आजकल के लोग अपनी इन चीजों को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ यूथ में नहीं है, इवन ये सब प्रॉब्लम जो है जो लेडीज हैं जिनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं उनके साथ भी है, जेंट्स के साथ भी है, लड़कों के साथ भी है, लड़कियों के साथ भी है। वो अपने आप को, वो मैंने कहा ना, ये साल ऐसे है, ये अब साल ये ऐसे चलेंगे कि आपको इमोशनल क्लैरिटी मिलेगी ही नहीं, आप परेशान रहेंगे कि क्या सही है। तो ये इस तरह से काम इमोशनल मतलब मोस्टली रिलेशनशिप से रिलेटेड। और मैम अभी हाल फिलहाल में आपने देखा भी होगा जो जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, तो इसके बारे में आपका मतलब पर्सनल व्यू क्या है, आप कैसे देखिए मैं तो लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपको जो परिवार मिला है, आपकी लाइफ में जो सक्सेस हैं, जो फेलियर्स हैं, या जो भी आपकी लाइफ में जो खुशियां हैं या जो चुनौतियां हैं, इट इज ऑल फॉर यू। आप इनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये इसलिए है क्योंकि आपको अपना कर्मा जीना है, आप इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। आप इनके साथ जीना सीखिए, अपने दिमाग को, अपने आप को इतनी क्लैरिटी में लेकर के आइए कि आप इनको फेस कर सकें। आप इनसे अगर भागेंगे, इन प्रॉब्लम से अगर आप भागेंगे, तो प्रॉब्लम्स का मैं आपको एक फिनोमेना बता देती हूँ। अगर आप किसी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं तो ये मान के चलिए कि वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में 10 टाइम्स फोर्सफुल होकर के आगे आके खड़ी हो। तो इसलिए उसे भागिए मत, वहीं रहिए, उसके सामने रहिए और वो कोशिश करिए जानने की कि मैं कैसे जो हूँ इन सब चीजों के बावजूद भी जो है मैं कैसे स्टेबल रह सकता हूँ। ये ज्यादा तो आजकल मतलब मोस्टली जो ये प्रॉब्लम आ रही रिलेशनशिप से रिलेटेड, मतलब मोस्टली ये जो यूथ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो यही है कि उन्हें क्लैरिटी नहीं है, या फिर हम किसी को सुनना नहीं चाहते हैं, राइट? ना हम किसी को सुनना चाहते हैं, ना हम किसी को बर्दाश्त करना चाहते हैं। तो अर्चना जी, जैसे अभी हम जो ये प्रॉब्लम्स के बारे में बातें कर रहे थे, तो अभी आज की यूथ को देखिए तो उनकी वो बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में है। तो उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि वो क्लैरिटी नहीं है उनके पास, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है मालती जी, ये सवाल जो है ना ये बहुत पीछे से शुरू हो जाता है। ये जो आज का यूथ है जिनको हम लोग बहुत जेंजी कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अच्छी बात नहीं है कि इनकी पेरेंटिंग ऐसे हुई है। वो बच्चे नहीं इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि वो ऐसे हैं, उनकी पेरेंटिंग, क्योंकि पेरेंट्स ने उनको प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनाया, उनकी हर प्रॉब्लम को उन्होंने खुद ही सॉल्व कर दिया। तो बच्चे को ये पता ही नहीं है कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व भी की जाती है। तो जब अपने दिमाग को कभी एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, तो वो कभी नहीं काम करेगा। उसको लगेगा कि ये तो दूसरा कोई, मेरी प्रॉब्लम दूसरा कोई सॉल्व करेगा। आप आजकल के बच्चों में देखिए, उनकी प्रॉब्लम दूसरा कौन है? स्कूल में टीचर है जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, घर में उनके पेरेंट्स है जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आजकल एक और नई चीज आ गई है, बच्चे जो है पार्क में घूमते हैं और अगर वो बच्चे किसी को मार रहे हैं या किसी को बुली कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स वहीं खड़े रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, तो उनको ये लगता है कि क्या नाम है, बच्चों को लगता है कि वो बिल्कुल गिल्ट फ्री है, उनकी कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि उनको कभी गलती बताई ही नहीं गई। ठीक है, एक चीज तो ये है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि एक तो उनको प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनाया गया, और दूसरी बात यह है कि जैसे
बच्चों में आजकल जो सबसे बड़ी चीज आ रही है वो आ रही है डिप्रेशन। मेरे बहुत सारे यंग क्लाइंट्स हैं जो कि ये कहते हैं कि मैम बहुत डिप्रेशन है लाइफ में। मैं उनसे यही पूछती हूँ कि ये डिप्रेशन क्यों है भाई, क्या हुआ आपको? अभी तो आप पढ़ रहे हो, है ना, क्या आपने ऐसा क्या करना है कि आपको डिप्रेशन? नहीं मैम बहुत डिप्रेशन है। तो उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। बच्चे जब छोटे होते हैं तो बच्चे कहते हैं हम बोर हो रहे हैं, ठीक है ना, और पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके आगे पीछे लग जाते हैं कि बच्चा जो है हमारे की तरह से ऑक्युपाइड हो जाए, एंगेज हो जाए, बोर हो रहा है वो। हम ये कहते हैं कि बच्चे को बोर होने दीजिए, यस, थोड़ी देर के लिए उसको बोर हो, उसको एहसास होना चाहिए कि अकेलापन भी एक चीज होती है। तो जब पेरेंटिंग में ये चीजें मिसिंग हो गई हैं कि आप बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनने दे रहे हो, आप बच्चे के लोनलीनेस को उसको समझने नहीं दे रहे हो कि ये अकेलापन भी आप डील कर सकते हो, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये इसी वजह से आ रही है। बहुत ही सही बात कहा, और आई थिंक इस बात से बहुत सारी मॉम्स रिलेट कर पाएंगी कि आजकल की जो पेरेंटिंग है ना, उस पे हमें बहुत ही मतलब केयरफुली हमें पेरेंटिंग करनी है, क्योंकि जो आज के बच्चे ही हैं जो हमारा भविष्य हैं, और अगर हम उनकी पेरेंटिंग अच्छे से नहीं करें तो फिर आने वाले भविष्य का क्या होगा वो हम बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। तो बहुत सारी मॉम्स इससे रिलेट कर पा रही होंगी, और अगर आप इस बात से रिलेट करती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप कौन सी एक ऐसी हैबिट है जो आप अपने बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहती हैं। आपने अच्छा पॉइंट बताया अर्चना जी आपने, कि ये जो बोरियत है ना, जब हम बच्चे थे तो हमें पता ही नहीं था कि बोर होता क्या है। आज बच्चे हर एक मतलब 5 मिनट में बोर हो रहे हैं। हाँ, मतलब वो हमेशा उनकी, और इसमें मतलब उनकी भी गलती नहीं है, देखा जाए तो बच्चे छोटे से ही हम उन्हें फोन पकड़ा दे रहे हैं, टैब पकड़ा दे रहे हैं, तो इसमें हम उनकी भी गलती नहीं कह सकते हैं। वही मैंने कहा ना कि गलती उनकी नहीं है, ये पेरेंटिंग है, ये गलत तरीके से पेरेंटिंग हो रही है बच्चों की, और इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब लोग बच्चे को जो है ब्लेम करते हैं, मुझे अच्छा लगता, क्योंकि मैं बच्चों के साथ रही हुई हूँ। उनके अपने फियर्स होते हैं, अपनी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपसे बहुत सारी चीज शेयर करते हैं, लेकिन आप गलत तरीके से ही पाल रहे हो। आपको लग रहा है कि आप अपने बच्चे को सब कुछ दे दोगे क्योंकि आपके पास सब कुछ है, तो आपका बच्चा फिर किस चीज को वैल्यू करेगा? वो खुद से तो कभी कमाना नहीं सीखेगा। उसको मालूम है कि सब कुछ तो ऐसे ही मिल जाता है। जब पता है कि सब कुछ ऐसे मिल जाता है तो फिर वो क्यों काम करेगा, वो क्यों पढ़ाई करेगा, वो क्यों परेशान होगा? अगर वो बोर होगा तो पेरेंट्स जो है उसको जो है फॉरेन ट्रिप करा देंगे, है ना। तो इस तरह की चीजें हैं। हाँ, इसमें बच्चों की गलती नहीं है। बहुत अच्छे से, बहुत ही वैलिड पॉइंट कहा आपने। तो आप इस बारे में हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया चैनल की तरफ से मॉम्स के लिए उनको एक मैसेज दीजिए कि वो किस तरह से, मतलब आई नो कि हम लोग टैरो पे बातें कर रहे थे, बट ये आप एक मैसेज दीजिए कि वो किस तरह से बच्चों की पेरेंटिंग करें। सोलफुल मदर्स की मॉम्स को बस ये कहना चाहती हूँ कि ईश्वर ने आपको बहुत बड़ी ताकत दी है, इसका आपको अंदाजा ही नहीं है। ईश्वर की 2 चीजें हैं। अगर हम बातें करें, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाते हैं, तो प्रकृति और पुरुष। तो अगर हम पुरुष को समझे, अगर हम मेल एनर्जी को समझे, तो जो मेल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं होती है। जो क्रिएटिविटी होती है वो प्रकृति में होती है, फीमेल एनर्जी में होती है। तो मॉम्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको भगवान ने एक बहुत बड़ा काम दिया है। आपको नर्चरर बनाया है। आप बहुत अच्छे से इस रोल को पूरा करें। अपने बच्चों की वो देखभाल करें कि कल को जब आपके बच्चे बड़े हों तो आपके ऊपर प्राउड करें कि हमारी माँ ने हमें बहुत अच्छे से परवरिश दी, हम अपनी जिंदगी में इस मुकाम तक पहुंच गए, इसके पीछे हमारी माँ का हाथ है। आप उन्हें बहुत प्यार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यार में उनको बिगाड़िए मत, उनकी जिंदगी मत खराब करिए। आप उनकी जिंदगी को सोचिए कि इन्हें सिर्फ आपके घर में नहीं रहना है, इन्हें समाज में जाना है, इन्हें देश में जाना है, इन्हें विदेश में जाना है। तो वहां पे कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि वहां तो शायद आप नहीं होंगे। तो बस मैं मॉम्स को ये कहना चाहती हूँ कि आपको भगवान ने एक बहुत बड़ा काम दिया है, उस काम को बिल्कुल सोच समझ के पूरा करिए, बस यही कहना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया अर्चना जी आपने। तो फिर हम एक्चुअली आपके पास इतना डाइवर्स नॉलेज है कि हम चाहे तो हर एक फील्ड पे बातें कर सकते हैं आपसे, बट हमारे पास टाइम लिमिटेशन है, तो हम स्टिक टू फिर से टैरोट पे आते हैं। तो मैम ये बताइए, कभी आपकी जो सबसे इमोशनल या बहुत हार्ड ऐसी रीडिंग रही हो, उसके बारे में बताइए। कोई ऐसी रीडिंग रही हो जो आपने की हो? हाँ, तो मैं बताती हूँ मालती जी कि ये आपने बहुत ही गहरा सवाल किया मेरे से, और इस सवाल के माध्यम से मैं कुछ कहना भी चाहूंगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी रीडिंग्स करी हैं, बहुत सारी, लेकिन जो सबसे मुश्किल रीडिंग करी
जो कि मेरे लिए एक तरह का बहुत बड़ा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक इमोशनल ब्रो था मेरे लिए वो रीडिंग करना। ये बात है पिछले साल की। और मेरे हस्बैंड जो कि बहुत हेल्दी, हेल एंड हार्टी, बहुत एक्टिव, कोई बीमारी नहीं, उनको कुछ नहीं, और वो 8-10 दिन से उनको भूख नहीं लग रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप जाके डॉक्टर को एक बार दिखला लो। जब वो डॉक्टर के यहाँ गए, तो मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, तो मैंने मेरे दिमाग में कभी आता नहीं ऐसे, लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन मैंने उस डेक को ओपन कर दिया। और जब मैंने ओपन किया तो वो डेक बता रहा था कि आपके पास समय नहीं है और आपके हस्बैंड और आपका साथ बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इससे भारी इमोशनल रीडिंग मैंने कभी नहीं करी। मेरे हस्बैंड आए वहां से, तो उनके कुछ रिपोर्ट्स थे, फिर वो रिपोर्ट्स जो है उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि आप जो है गैस्ट्रो को दिखलाइए। तो हमने ऑल ओवर इंडिया डॉक्टर्स को दिखलाया। आप यकीन नहीं मानिएगा, डॉक्टर्स ने कहा कि कोई टाइम ही नहीं, और उनको वो कभी बीमार नहीं हुए थे। और ये 10 सितंबर की बात है, 10 सितंबर 2025 की, और 18 नवंबर 2025 को वो नहीं रहे। तो ये मेरी सबसे भारी इमोशनल रीडिंग थी जो मैंने की। लेकिन मैंने कहा ना कि जब कार्ड्स खुलते हैं तो वो आपको एक सपोर्ट देते हैं, वो बोलते हैं, आपको क्लैरिटी देते हैं। तो मेरे कार्ड्स ने मुझसे कहा कि सबसे पहले तुम इस चीज को एक्सेप्ट करो, जो तुम्हारे साथ होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो चला जाता है वो तो चला जाता है, जो परेशान होता है पीछे वाला परेशान होता है। तो मुझे यही क्लैरिटी मिली कि आप सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करो कि ये होने वाला है, इसको आप बदल भी नहीं सकते। और फिर इसके बाद से टाइम टू टाइम, क्योंकि मैं अध्यात्म से भी जुड़ी हुई हूँ, मुझे इतनी सारी क्लैरिटीज, इतनी सारी चीजें, इसको विजडम कहते हैं ना, वो विजडम, वो इनसाइट मेरे को मिलते गए। तो ये एक बहुत बड़ा वो था, एक ऐसी सिचुएशन थी कि कभी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ किसी के जीवन में ये सिचुएशन ना आए, लेकिन ये आई। तो फिर इसको तो हमें फेस भी करना ही था, और वो ऐसे ही हुआ। मैम, जैसा कि आपने बताया, ये बहुत ही हार्ट ब्रोकन, मतलब ये रीडिंग थी आपके लिए। और मतलब उस समय तो ये पहली बात तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि ये मैं एक्सेप्ट कैसे करूं। वो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही होंगी, आपको लग रहा होगा ये रीडिंग गलत है, राइट? आपने डाउट किया? वो नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्ड की रीडिंग मेरे कभी गलत नहीं होती है, कभी भी गलत नहीं। मैंने बिल्कुल डाउट नहीं किया, मैंने मान लिया कि ये सही रीडिंग है। और बस मैंने उनसे इतना ही कहा कि आप मुझे सपोर्ट करिए। मैंने मान लिया कि यही होगा, और वही हुआ। उनके साथ भी वही हुआ, और उन्होंने जो मुझे सपोर्ट मिला वो बहुत बड़ा सपोर्ट था। वरना ये आसान नहीं होता है कि आप सही में ऐसी रीडिंग हो आपके हस्बैंड के लिए, बहुत मुश्किल। तो क्या आपने ये बात अपने हस्बैंड को बताई? मैंने उनको नहीं बताई, मैंने उनको नहीं बताई। मेरे को ये लगा कि इनके पास बहुत कम समय है। मैंने कहा ना कि मैं कुछ कार्ड्स छुपा देती हूँ, अच्छा, है ना, और मैं उनको एक कार्ड नहीं बताना चाहती थी। मैंने उनसे कहा कि ऐसा है, अपना ध्यान रखें, आपको खाने में बहुत परहेज के साथ खाना है, आप ये करिए। और उनकी मैं हीलिंग भी करती रही। तो उससे उनको ये लगा ही नहीं, मालती जी, कि वो कल नहीं रहेंगे। मतलब वो इतने अच्छे थे, एक्टिव थे, सब जगह आना जाना, मतलब सब ठीक था, बस उनको भूख नहीं लग रही थी। बहुत हल्का खाना खा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि टैरो ही थे, ये अध्यात्म ही था कि वो जो है, हम इतनी मुश्किल सिचुएशन से हम बाहर निकल कर आए। आपको इतना स्ट्रांग बनाया कि आपको चीजें पता होते भी आपने उसको एक्सेप्ट किया और हैंडल किया। तो मैं कभी ऐसा होता है कि मतलब आपको खुद की रीडिंग निकालने के लिए, तो मतलब जैसे आपने उस टाइम पे निकाला, तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि आपने कभी कोई रीडिंग अपने लिए खुद के लिए निकाली हो? मैं आपको बताती हूँ मालती जी, मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग टैरो को फन की तरह ले ही नहीं सकते। टैरो हमारे लिए भगवान है, और हम भगवान से मजाक नहीं कर सकते। जब तक बस वो एक पता नहीं कैसे हुआ था कि वो इंट्यूशन मुझे कैसे आया कि मैं उनके लिए डेक ओपन कर दूं, मैंने कभी नहीं किया था। तो बस ये हुआ और ये हुआ। तो अगर कभी भगवान को मेरे को कुछ बताना होगा, मुझे कुछ जो है इंसाइट देना होगा, तो वो मुझसे खुद कहेंगे कि ओपन करो डेक। अदरवाइज कभी अंदर से थॉट अदरवाइज कभी नहीं, क्योंकि मैं टैरो को बहुत बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, बहुत ऑनर है मेरे लिए बस वो यूनिवर्स का एक रूप है जो मेरे पास है। तो मैम, एक ऐसी एडवाइस जो टैरो ने आपको दी हो और आपने उसे अपनी लाइफ में फॉलो किया हो? हाँ, ये मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी। ये बात तब की है जब मैं
टैरो को मैंने स्टार्ट किया अपनी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में टैरो आई तो एक डेट होती है हमारी अपने डेक के साथ, और वो डेट में उन्होंने मेरे लिए 3 मेजर अरकना के कार्ड निकाले थे और उन्होंने इसमें मेरे को बताया कि ये तुम्हारी नई शुरुआत है, इसको ईमानदारी से करना है। दूसरा उन्होंने बताया कि कभी भी गलत इंसान के लिए आपको रीडिंग नहीं करनी है। अब मैं गलत इंसान के लिए आपको मैं स्पेसिफिकली बता दूं, कई लोग जो है ये कार्ड निकलवाते की कोशिश करते हैं कि वो गैम्बलिंग में होते हैं या वो किसी इस तरह की चीजों में होते हैं, तो कहते हैं मैडम हमारा कार्ड निकाल दीजिए, तो मैं उनको साफ मना कर देती हूँ कि ये कार्ड मैं नहीं निकाल पाऊंगी। और जो तीसरा उन्होंने मेरे को ये दिया कि आपको जो है लोगों के लिए काम करना है, आप अपने लिए नहीं करेंगे। आप, यूनिवर्स ने कहा कि तुम्हारी देखभाल मैं करूंगा और तुम लोगों की देखभाल करोगे। तो बस इसी मैसेज के साथ मैं चल रही हूँ। ये 3 आपके टैरोट के थ्रू आपको। मैम आपने ये कहा ना एक मेजर अरकाना कार्ड आपके लिए निकाला था, तो ये मेजर अरकाना कार्ड क्या है? मेजर अरकाना कार्ड जो होते हैं वो उसमें पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, वो 22 होते हैं और उसमें पिक्चर्स होती हैं और वो जो है लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। जैसे मैंने डेट निकाली कि मेरी आज आपके साथ डेट है, तो बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं, है ना। तो वो उन्होंने मेरे को लॉन्ग टर्म, वो मुझे पूरी लाइफ के लिए बता दिया कि अब आपको ऐसे रहना है। ओके, मतलब वो मतलब लंबा प्रेडिक्शन, वो लंबा प्रेडिक्शन है, वो उन्होंने बता दिया आपको ऐसे ही रहना है। और मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इसमें से किसी भी चीज को जरा सा कभी गलती से भी गलती से टूटने की कोशिश होती है तो फिर वो मेरे को एक बड़ा अजीब सा डिप्रेशन सा भी होने लगता है कि ये मैंने क्यों गलत काम कर दिया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे उन लोगों की रीडिंग नहीं करनी चाहिए थी। तो वो गिल्ट भी होता है, क्योंकि आप जिसको अपने मन से मानते हैं ना, उसके साथ आप बेईमानी नहीं कर सकते। राइट। तो मैम ऐसा कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने कोई ऐसी रीडिंग दी हो जिसमें आपको ये लगा अरे ये तो मेरे से एक्सपेक्टेड ही नहीं था और मैंने कैसे ये रीडिंग दे दी, ये कहाँ से थॉट्स मुझे आए? मालती जी, ये तो आपने ना वो बात करी जो मेरे साथ हर रोज होता है। मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मैं क्या बोली थी, ये कौन सी गाइडेंस थी जो मेरे से बुलवा रही थी, है ना। मेरे को तो ऐसा नहीं पता था और मुझे वो बिल्कुल सचमुच मैजिक की तरह लगता है कि ये मैंने क्या बोला है और वो बिल्कुल सही होता है। तो वो इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि यूनिवर्स जब आपको कनेक्ट कर लेता है तो वो आपके साथ हमेशा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही डीप में आपने ये सारी नॉलेज दी और मतलब आपका इतना डाइवर्स नॉलेज है आपके पास न्यूमरोलॉजी में। और एक टॉपिक तो हम लोग छोड़ ही रहे थे, वास्तु। चलिए फिर कभी हम बातें करेंगे। और बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आई होप कि हमारे सारे व्यूवर्स जो भी होंगे वो बहुत ही उन सारी नॉलेज इस पॉडकास्ट के थ्रू लेके जाएंगे। हाँ, तो मालती जी मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने सचमुच बहुत ही थॉटफुली क्वेश्चंस को पूछा है और जिससे जो है लोगों को बहुत क्लैरिटी मिलेगी टैरो के बारे में। और मुझे लगता है कि ये भी एक यूनिवर्स का एक वो है, साइन है आपके लिए। यूनिवर्स ने आपको चुना कि आप मेरे अंदर जो बातें हैं उनको बाहर निकालिए ताकि लोगों तक वो बातें जा सके। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। और आई थिंक जैसा आप यूनिवर्स की बातें की और सच बात है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, मतलब जो भी हमारी लाइफ में आता है या जिससे भी हम कनेक्ट करते हैं वो एक यूनिवर्स का ही साइन होता है और जब तक उसका परमिशन ना हो हम किसी से नहीं मिल सकते। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही और थैंक यू सो मच मैम। आपके लिए हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मालती जी, बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए तो ये प्रसाद है हाँ जो आपने मुझे दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया हमारे चैनल के लिए। थैंक यू सो मच।